शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप बोलते हैं शंकर को चाय का प्याला देते हुए, वह क्या? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस बैठते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाली भी चू ना करेगी। बस शर्त यह है कि औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तो स्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर बोलता है कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? रामस्वरूप, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो आप देख लीजिए। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, अभी और जायजा यानी कि जन्मपत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों को भनक पड़ी है यह गलत है ना? तब रामस्वरूप बोलते हैं चौंक कर, क्या? तो अब क्या होता है कि जैसे कि पिछले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि उमा को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आते हैं, है ना? तो लड़का जो है शंकर और गोपाल प्रसाद, उनके पिताजी और रामस्वरूप यानी कि लड़की के पिताजी, तीनों में वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। तीनों बैठ कर के बातें करते रहते हैं। तो उसी में जो है तीनों एक दूसरे को बताते हुए कहते हैं कि अब जो है टैक्स सरकार लेने वाली है, किस पे? चीनी पे यानी कि शक्कर पे। शक्कर पे जो टैक्स लेगी वो ज़्यादा लेगी, क्योंकि जो शक्कर ज़्यादा खरीदेगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो उसी पर गोपाल प्रसाद जी जो है बोलते हैं कि टैक्स जो है केवल एक चीज़ पर लगना चाहिए, सरकार को बहुत ज़्यादा आमदनी होगी उससे। और वो टैक्स क्या है? तो सब लोग पूछते हैं तो वो बताते हैं कि खूबसूरती का टैक्स, यानी कि आप लड़कियों पर या औरतों पर यह टैक्स छोड़ दीजिए, जो जितना खूबसूरत होगा वो उतना टैक्स देगा। इससे क्या होगा कि सरकार को ज़्यादा आमदनी होगी। तो इसी पर बातें होती रहती हैं। फिर लड़की पे बात आती है, तब वो बोलते हैं कि आपकी लड़की तो खूबसूरत है ना, चाहे वो पाउडर लगा के हो और चाहे वो ऐसे देखने में हो, लेकिन लड़की जो है खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि घर की औरतों को लड़की पसंद नहीं आएगी अगर खूबसूरत नहीं रहेगी तो। फिर इसी पर जो है गोपाल प्रसाद पूछते हैं रामस्वरूप से कि ये मैंने जो बात सुनी है वो गलत है ना? तब रामस्वरूप जो है चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं,
कौन भुगतेगा उसके नखरे को। बस हद दे हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? तब शंकर बोलता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करनी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद बोलते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं लेकिन शेरनी के नहीं। रामस्वरूप बोलते हैं जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरतों की नहीं। तब शंकर भी हंसता है और गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तब फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी होती हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, और आप? तो गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं, और फिर टोस्ट मैं खाता ही नहीं हूँ। रामस्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं जी नहीं। तो फिर क्या होता है कि आगे जो है गोपाल प्रसाद जब बोलते हैं तो रामस्वरूप चौंक जाते हैं। तब वो पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। तब वो बताते हैं कि वही पढ़ाई लिखाई के बारे में, यानी कि लड़कों का पढ़ना इन लोगों को अच्छा लगता है पर लड़कियों का नहीं। लड़कियों को ये लोग कितना पढ़ाई लिखाई के लिए चाहते हैं, बस वो मैट्रिक की हो, मैट्रिक करने के बाद उसको उसके आगे नहीं पढ़ना लिखना चाहिए। तो इनको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमको कोई नौकरी वोकरी नहीं करवानी है, हमको तो केवल घर गृहस्थी संभालना है। तो इसलिए हमको लड़की पढ़ी लिखी उतना नहीं चाहिए, केवल मैट्रिक पढ़ी लिखी रहे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो क्या करेगी वो, अंग्रेजी अखबार पढ़ेगी, लोगों से बहस करेगी। तो इस प्रकार की हमको लड़की नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, गृहस्थी नहीं चल पाएगा, घर नहीं संभल पाएगा। तो इसलिए हमको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। फिर क्या होता है कि पान की तस्तरी जो रहती है, यानी कि पान की जो प्लेट रहती है, उसको लेकर के हाथों में उमा आती है, एकदम सिंपल कपड़े में रहती है, गर्दन उसकी झुकी हुई रहती है, और बाबू प्रसाद गोपाल प्रसाद जो हैं आंखें गड़ा कर उसको देखते हैं, और शंकर उसको छिप करके उसे ताकते रहता है, देखते रहता है। तब रामस्वरूप बोलते हैं हाँ हाँ, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा जो है पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है, नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। रामस्वरूप जरा सकपकाकर बोलते हैं जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है कुछ। तब रामस्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद थोड़ा संतुष्ट होकर बोलते हैं बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास। गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि चाल में
तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? तब रामस्वरूप बोलते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तब उमा जो है सितार उठाती है और सितार लेकर के गाना शुरू करती है और कृष्ण भगवान का गाना जो है, मीरा का गाना गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वही गाना को शुरू करती है और उसके बाद गाने का जो है उसको अच्छा ज्ञान था और अच्छे सुर के साथ वो गाना गाती है। उसकी आंखें जो है शंकर को देखती हैं और इतने में वो गाते गाते एकदम रुक जाती है। तब क्या होता है कि उनकी लड़की जो है यानी कि उमा जो है आती है पान लेकर के, और जब वहाँ पर तो अपने पिताजी को उसके जो है बोलते हैं कि हमको दे दो, तब वो उनको प्लेट दे देती है। और देने के बाद जब वो वहाँ पे खड़ी होती है तो इतने में बाप बेटे दोनों का जो है नज़र क्या होता है चला जाता है लड़की पे, और उसकी आँख पर चश्मा दिख जाता है। अब दोनों को बहुत आश्चर्य होता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि ये कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है, इसीलिए इसका आँख खराब हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। लड़की के पिताजी जो है बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, वो इसको आँख आई थी, यानी कि आँख इसको कुछ महीने पहले जो है आँख आया था, तो डॉक्टर जो है आँख पर चश्मा लगाने के लिए कुछ दिनों के लिए कहा है, इसलिए चश्मा लगाया है। लेकिन लड़के के पिताजी जो है थोड़ा चौंक करके बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा पढ़ाई की है, इसलिए इसके आँख खराब हो गए हैं। तब रामस्वरूप बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सब लोग वहाँ बैठ कर के गाना सुनने लगते हैं। उमा जो है गाना सुनाती है सबको। फिर उसके बाद रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गाना गाते गाते उमा जो है रुक जाती है। तब उसके पिताजी जो है बोलते हैं कि गाना को पूरा करो। गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने के लिए उठती है। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं अभी ठहरो बेटी रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। तब उमा बैठ जाती है। फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा कुछ नहीं बोलती है। फिर रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह भी जानती हो? तब रामस्वरूप बोलते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, यानी कि मेरा शर्ट भी, कमीज जिसको बोलते हैं शर्ट जो पहनते हैं ना आदमी लोग, उसी को बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि मेरा कमीज भी यही सिलाई करती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम जीते हैं। उमा चुप, और रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उस तरह तरह जो है गर्दन झुकाए हुए रहती है। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। तब रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से कहते हैं हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने जो है, फिर उसके आगे नहीं बोलते हैं। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तब उमा हल्की सी लेकिन थोड़ा मजबूत आवाज़ में बोलती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा जोर से उमा को चिल्लाते हैं। उसके बाद उमा बोलती है अब मुझे कह लेने दो बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं उनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती है, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर बोलते हैं बाबू रामस्वरूप,
आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो है गाने वाने गाते रहते हैं। गाना गाते गाते एकाएक उमा जो है रुक जाती है, और जब आगे बात होने लगती है तो फिर उसमें जो है गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि ठीक है बेटा, यहाँ बैठो। तो वहाँ पे बैठाते हैं उसको। उमा फिर से बैठ जाती है। उसके बाद इन लोगों की बातें शुरू होती हैं। गोपाल प्रसाद जो है उमा से कुछ कुछ प्रश्न पूछने लगते हैं कि तुमको पेंटिंग आती है या फिर सिलाई करना जानती हो। क्यों क्यों वो इसलिए पूछते हैं बच्चों कि वो उसकी आवाज़ को सुनना चाहते थे कि ये बोलना भी जानती है या नहीं। क्योंकि गोपाल प्रसाद क्या कर रहे हैं, गोपाल प्रसाद जो है लड़की देखने आए हैं, लेकिन वो जब उसको चला करके देख रहे हैं, उसको बैठने के लिए बोल रहे हैं, उसके चेहरे को देख रहे हैं, यानी कि उसकी सुंदरता को देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि वो लड़की बोलती कैसे है, उसको बोलने आता है कि नहीं, किस प्रकार से वो जवाब देती है। तो उसके बाद जो है वहाँ पर रामस्वरूप जवाब देते हैं, बताते हैं सब कुछ। और फिर वो गोपाल प्रसाद जो है उनकी बेटी उमा से कहते हैं कि कुछ इनाम वगैरह जीते हो क्या, कुछ इनाम पाए हो। तो वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बैठी रहती है। तब रामस्वरूप बोलते हैं जवाब तो उमा, तब वह कुछ नहीं बोलती है फिर भी। तब उसके बाद गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि नहीं, ज़रा सा मुँह भी खोलना चाहिए, यानी कि कुछ बोलना भी चाहिए। तब रामस्वरूप बोलते हैं कि उमा देखो यह क्या कह रहे हैं, जवाब दो इन्हें। तब उमा बोलती है, जब सब लोग जोर मारते हैं तब वह बोलती है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। यानी कि वो अपने पिताजी को बोलती है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से यह नहीं पूछता है। क्या करता है वो, दुकानदार खरीदने वाले को दिखला देता है। उसको अगर कुर्सी टेबल ये मेज़ जो भी सामान है वो पसंद आ जाता है तो ख़रीदने वाला लेकर के चला जाता है। ख़रीदने वाला कभी कुर्सी टेबल से नहीं पूछता कि यह ठीक है कि नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद जो है गुस्से में आकर के तमतमाते हुए बोलते हैं कि रामस्वरूप, आपने मुझे यहाँ मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाया था। तब उमा तेज आवाज़ में बोलती है, हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे। शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब जो है सबकी हालत ख़राब हो जाती है। तब रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है ही, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा, यानी कि वो उमा को डांटते हैं। गोपाल प्रसाद जो है खड़े हो जाते हैं गुस्से में। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। पेट ढूंढकर उठाते हुए कहते हैं, बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर बैठते हैं दोनों। और उसके बाद उमा, जी हाँ चाहिए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है, उनके लड़के के रुआसापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं
उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। प्रेमा का घबराहट का हालत में आना, यानी कि वो घबरा कर बाहर आती है। कौन? प्रेमा, उमा की माँ। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, क्या होता है कि उमा को जब बहुत जोर मारते हैं तब उमा बोलना शुरू करती है, और तब वह बोलती है। जब वो बताती है कि मेज कुर्सी जो है उसको देख करके ख़रीदा जाता है, न कि उससे बात करके, उससे पूछ करके ख़रीदा जाता है कि तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो कि नहीं हो। उसकी हालत नहीं पूछी जाती है। तब इतने में क्या होता है, उमा जो है गोपाल प्रसाद जो है बहुत तेज़ गुस्सा करके बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था। तब उमा बोलती है कि हाँ, क्योंकि हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, हमारी बेइज्जती नहीं होती है। आप जो कर रहे हैं इतने देर से, नाप तोल कर रहे हैं इतना देर से, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, चलने जानती है कि नहीं, बोलने जानती है कि नहीं, गाती है कि नहीं, क्या है, सुंदर है कि नहीं, इतना देर से आप ये सब पूछ रहे हैं, तो हमारी तो इज्जत को बेइज्जती हो नहीं रही है। हमारा तो सब कुछ अच्छा है, आपकी बेइज्जती हो जा रही है ना। तो बहुत कुछ गुस्से में जो है वो भी बोलती है, बहुत बेइज्जत करती है। और उसके बाद बोलती है कि जरा आप अपने साहबजादे से, यानी कि अपने बेटे से तो पूछिए कि ये फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में क्या कर रहा था, वहाँ क्यों घूम रहा था और वहाँ से कैसे भगाया गया था। तब शंकर जो है वो समझ जाता है कि अब जो है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो बोलता है बाबूजी चलिए यहाँ से। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं लड़कियों के हॉस्टल में, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? तो वो बोलती है हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं की है, कोई चोरी नहीं की है, आपके पुत्र की तरह से मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कहीं ताक झाँक नहीं किया है। मुझे अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान बहुत प्यारा है, उसका मुझे ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरीके से नौकरानी के पैरों पर गिर करके और मुँह छिपा करके वहाँ से भागे थे। तब उसके बाद रामस्वरूप डांटते हैं उमा को, चुप रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं गुस्से में और बोलते हैं कि बस हो चुका, तुमने मुझे दगा दे दिया, यानी तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे जो है अंधेरे में रखा। तुम्हारी लड़की जो है बीए पास है और तुमने मुझे मैट्रिक पास बताया था। तो वो गुस्साते हैं कि अगर मैं बीए पास लड़की से शादी तय कर देता तो गजब हो जाता, झूठ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। और उसके बाद दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। तब उमा बोलती है जी हाँ, जाइए यहाँ से, लेकिन घर जाकर यह ज़रूर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, है ना। तो वो खूब जोर से गुस्सा करके बोलती है और दोनों गुस्से में बाप बेटे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और रामस्वरूप जो है वो चुप होकर के बैठ जाता है वहीं पर। और उसके बाद प्रेमा जो है, उमा की माँ जो है, वो आती है अंदर से घबराते हुए और उमा रोने लगती है। इतने में रतन भी आ जाता है और वो बोलता है बाबूजी मक्खन, यानी कि मक्खन लेकर के वो शुरू में वो मक्खन लेने जाता है और आखिरी में वो मक्खन लेकर के आता है। तब तक यहाँ सारी बातें हो जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आकर के एकांकी जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस एकांकी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? क्योंकि देखो, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई नाटक करते हैं तो हर चीज़ को करने के बाद उसके पीछे हमको कोई ना कोई संदेश मिलता है, कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से जैसे आप लोग देखे होंगे कि स्कूल में जब कोई नाटक होता है तो उसमें क्या है, कोई ना कोई संदेश छिपा हुआ रहता है, उसके सहारे हम किसी को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से इस नाटक के माध्यम से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि इसमें जो है बालक बालिकाएँ जो होती हैं, यानी कि लड़के और छात्र छात्राओं के बीच जो है शिक्षा को लेकर के भेदभाव समाप्त करना। यानी कि हम क्या समझते हैं, लड़कों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, लड़कियों को कम शिक्षा देना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए। तो ये
नहीं होना चाहिए। लड़के हों या लड़कियां हों, सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए और बराबर उनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। साथ में पढ़ाना लिखाना चाहिए अच्छे से, ताकि दोनों जो है एक दूसरे को संभाल सकें और खुद भी संभाल सकें। यानी कि जितनी शिक्षा हमको लड़कों को देना चाहिए उतना ही लड़कियों को भी देना चाहिए, है ना। और इसी के अनुसार हमको जो है कार्य करना चाहिए। और इसमें इस नाटक में जो है, इस एकांकी में हमको एक शिक्षा और मिलती है कि स्त्रियों के प्रति, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके प्रति समाज की जो रूढ़िवादी मानसिकता है उसको उजागर करना। क्या करते हैं लोग, उनको पर्दे में रखो, उनको पढ़ना नहीं है, उनको लिखना नहीं है, उनको बस केवल घर का काम करना है, घर में खाना बनाना है, बस औरतों को बस यही काम है। औरतें किसी से बात नहीं कर सकती, औरतें किसी के पास नहीं जा सकती, औरतें जो है किसी से बोल देंगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, औरतें अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेंगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अगर वो नौकरी करेंगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब क्या है, रूढ़िवादी परंपरा है। ये सब रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोग जो हैं उनको समाज में क्या करना है, हमको जागृत करना है, हमको जगाना है कि स्त्रियों के प्रति जो समाज की रूढ़िवादी मानसिकता है उसको हमको हटाना है। इस नाटक के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि लड़की और लड़के में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता है, यानी। और उसी प्रकार से स्त्री की, यानी लड़कियों की या महिलाओं की जो शिक्षा है उसके महत्व को बताना। लड़कियों का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कों का, है ना। लड़के पढ़ लिख करके बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो क्या लड़कियां पढ़ लिख करके नौकरी नहीं कर सकती हैं? ये तो गलत बात है, क्योंकि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं और आज के युग में कर भी रही हैं, है ना। तो इस चीज़ को जो है हमको कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां नहीं कर सकती। आज के युग में जो है लड़कियां बहुत से काम कर रही हैं, और जो काम को कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ये काम लड़के ही केवल करेंगे, उस काम को भी लड़कियां जो है कर रही हैं। तो इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कभी भी रूढ़िवादी मानसिकता वाले नहीं रहने चाहिए, और कभी भी स्त्री शिक्षा को रोक टोक नहीं लगाना चाहिए, हमेशा उसको भी महत्व देना चाहिए। तो इस नाटक से हमको यही शिक्षा मिलती है कि कभी बालक बालिकाओं के बीच में भेदभाव मत रखो, उसको समाप्त करना चाहिए, और स्त्री के शिक्षा के महत्व को समझाना और स्त्रियों के प्रति समाज की रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाना, उसको उजागर करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है।